हेलो फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सल्फर सीरीज को। और सल्फर सीरीज से बहुत फ्रिक्वेंटली कह सकते हैं आप, क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में, नीट में, जेई एडवांस में, हर किसी में। सल्फर सीरीज में सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर ले एलोट्रॉप्स पर, फिर एलोट्रॉप्स के बाद ऑक्साइड्स और एसिड्स पर है। एलोट्रॉप्स को तेजी से निपटाया जाए पहले थोड़ा सा। हमारे एनसीईआरटी में 12th में सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में क्या बातें कही गई हैं, उस पर एकदम क्विक हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, और काम करने के बाद एक दो क्वेश्चंस रिसेंट वाला हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और चेक कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। आ जाइए, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर का के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। और बॉन्ड एनर्जी, उसकी एसएस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी अच्छी होने के कारण एलोट्रॉपिक फॉर्म्स काफी मिलते हैं। कार्बन की सीसी बॉन्ड एनर्जी काफी अच्छी होने के कारण कार्बन के एलोट्रॉप्स काफी ज्यादा मिलते हैं। फ्लोरीन की एफ सिंगल बॉन्ड एफ की बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण, अराउंड 150 होने के कारण उसके एलोट्रॉप्स नहीं है। तो एलोट्रॉप होने का पीछे एक का जो रीजन है नॉन मेटल में, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। अगर आप सिंगल बॉन्ड एस लेते हैं तो 265 अप्रॉक्स 300 किलो जूल पर मोल के आसपास उसकी बॉन्ड एनर्जी है। तो सल्फर इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट हैविंग न्यूमरस एलोट्रॉप्स। सल्फर इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट having numerous allotropes. बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन बहुत सारे एलोट्रॉप्स में से हमारे सिलेबस में बहुत सारे, मतलब जैसे दो सल्फर के एलोट्रॉप्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इसके अलावा बहुत सारे मिल्क ऑफ सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, पर्ल सल्फर, बहुत कुछ बोला जाता है। मेटेलिक सल्फर मैं डिस्कस भी करूंगा। तो इसमें से दो सल्फर काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा सल्फर, जिसको आप रोम्बिक बोलते हो, एंड बीटा सल्फर। स्ट्रक्चर के वजह से इनका नाम है, इसको आप मोनोक्लिनिक बोलते हो। आर टू मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप। ठीक है, सल्फर के ये दो मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। बाकी और भी बहुत सारे, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ठीक है, आ जाइए, मैं एक तरफ रोम्बिक और एक तरफ मोनोक्लिनिक रखता हूं। पहले आप थोड़ा सा ऐसे जाने, ये जो आपका रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर जिसको बोलते हैं आप, अल्फा फॉर्म, इसको जब आप मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद कूल करते हैं, तो आप इससे बड़ा आराम से इसके मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? बीटा सल्फर या बीटा फॉर्म। पहला पॉइंट हमने क्या बोला लोग, कि रोम्बिक को आप मोनोक्लिनिक में पहुंचा सकते हैं जस्ट मेल्ट करके और फिर कूल करके। अब हम लोग दोनों पर देखेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर भी चर्चा करनी है हमें। आप यूं कह सकते हैं कि एलोट्रॉप से जो क्वेश्चंस आते हैं, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, इन तीनों एलोट्रॉप से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और भी एलोट्रॉप्स हैं अपने सिलेबस में, बट इन तीनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एक मैं आपको पैटर्न समझा दूं, अगर कभी किसी जेई मेन में, चूंकि अब जेई मेन टेस्ट सीरीज की तरह होता है, मतलब अगर आपने कोई अटेम्प्ट किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई अटेम्प्ट लिया, तो उस डेट में या उस अटेम्प्ट, मतलब फैब में अगर आपका पेपर होता मान लीजिए, तो फैब में 5-6 डेट में एग्जाम्स होते हैं। तो अगर डेट 1 को जो पेपर आ रहा है, अगर उसमें एलोट्रॉप हैं, तो आप सतर्क हो जाएं कि अगले बाकी के पेपर में भी किसी न किसी में, अधिकांश पेपर्स में फिर एलोट्रॉप्स आने के चांसेस होंगे। हो सकता है कि आपके वाले में सल्फर आए हो तो दूसरे वाले में कार्बन आ जाए और तीसरे वाले में फास्फोरस। हाँ जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पैटर्न है। तो इस बात का मतलब ध्यान रखें कि अगर आपका पेपर अगर आप जेईई मेन के एस्पायरेंट्स हैं, तो आपका पेपर अगर किसी पर्टिकुलर डेट में पढ़ रहा, तो आप ये देखें कि उससे पहले वाले पेपर में
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये गौर किया है कि थोड़ा इस पे सटीक बैठता भी है। एक में अगर वीएससीपीआर से क्वेश्चन दिखा तो सारे में वीएससीपीआर से क्वेश्चन दिखते हैं, करीब करीब, किसी किसी में नहीं। देखा हमने, आप 21 का पेपर पलटे तो एक पेपर में है सल्फर कैलोट्रॉप, दूसरे वाले के पेपर में सल्फर कैलोट्रॉप, तीसरे वाले के पेपर में कार्बन कैलोट्रॉप, चौथे वाले के पेपर में फास्फोरस कैलोट्रॉप। आप चेक करेंगे आपको दिखेगा ऐसा। और एम्स में भी ऐसा ही हिसाब किताब हुआ था, सल्फर वाला ही एम्स वाले ने 2019 में पूछा और उसके डिफरेंट अलग अलग डेज में जो पेपर हुए उसमें सल्फर कैलोट्रॉप्स आते रहे थे। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन के। तो आ जाइए सीखते हैं हम लोग। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दो फॉर्म है। मैं यहां पे इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइड मतलब एक पार्टीशन मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे। ये लीजिए, अब इस तरफ मैं लिखता हूं रोम्बिक सल्फर, और इस तरह हम लोग लिखेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं जिनमें ये दो एलोट्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है। रोम्बिक अल्फा येलो कलरलेस, अल्फा मतलब रोम्बिक येलो कलर का। पहला क्वेश्चन ये हुआ, ये क्लियर रखें। अल्फा फॉर्म जो होता है ये मोनोक्लिनिक सल्फर, सॉरी रोम्बिक सल्फर, ये येलो कलर का हुआ। पहला क्वेश्चन का पॉइंट यहां से आता। एग में जो येलोनेस है वो रोम्बिक फॉर्म के कारण, रोम्बिक में सी मिस हो गया। एग में जो सल्फर होता है और वो येलो कलर जो है उसका, वो मोनोक्लिनिक नहीं, रोम्बिक फॉर्म के कारण। दूसरी बात, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किस फॉर्म की? रोम्बिक की। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, रिलेटिवली इसकी डेंसिटी कम है। ये मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट 393.8 केल्विन, 385.8 केल्विन और 393.8 केल्विन। देखो मैं कैसे याद रखता हूं, 85 प्लस 8 93, 85 प्लस 8 93। जुगाड़ आपको हमेशा हर वक्त रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम करते रहे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट वाइज अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट किस फॉर्म का ज्यादा है, रोम्बिक का या मोनोक्लिनिक का? तो मेल्टिंग पॉइंट वाइज सर मोनोक्लिनिक ज्यादा है, डेंसिटी वाइज रोम्बिक ज्यादा है। अब कहानी क्या है, आप रोम्बिक को थोड़ा धीरे धीरे स्लो हीट करें तो वो इस पर आ जाएगा, स्लो कूल करें तो उस पर जाएगा। हमने लिखा मेल्टिंग एंड कूलिंग, मेल्टिंग एंड कूलिंग। अगर आप इसको मेल्ट करते हैं मतलब जाहिर सी बात है 85 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेल्ट करेंगे और कूल करेंगे तो धीरे धीरे ये इस पर आ जाएगा। तो एक टेम्परेचर जो, जिस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म एक दूसरे में ट्रांजिट करते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी रोम्बिक की, ये डेंसिटी इसकी कम है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज्यादा है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। सॉलिबिलिटी और ये दोनों चीज डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, हमने बोला कि जो अल्फा फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में और बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा और एक ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है जो स्पॉन्टेनियस होता है। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है इसका 369 केल्विन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर का कितना है बेटा, 369 केल्विन। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब इस पर दोनों एक दूसरे में आएगा। मतलब आप अल्फा को बीटा में ले जा सकते हैं, कैसे? स्लो हीटिंग, और बीटा को अल्फा में कैसे ला सकते हैं? स्लो कूलिंग। सही है ना, स्लो कूलिंग।
क्लियर है? 369 पर दोनों फॉर्म है। ये वाला फॉर्म किस पर स्टेबल है? स्टेबल एट रूम टेम्परेचर और बिलो, समझ सकते हो, ये जब मेल्ट करते हैं ये आएगा, ठीक है? तो हमने क्या बोला, सॉरी, यहां पे जब ये मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद इसमें आएगा, मेल्टिंग पॉइंट 385 है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो मोनोक्लिनिक फॉर्म आते जाएगा, मतलब 385 के नीचे जब होगा तो रोम्बिक फॉर्म होगा। हमने क्या दिखाया, 369 पर ट्रांजिट करना स्टार्ट करता है। 369 को बेटा लगभग लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, बोल सकते हो ना, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, मतलब कितना हो गया आपका 273, मतलब 96 डिग्री, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर पर कौन फॉर्म है, स्टेबल है, अल्फा फॉर्म, और बिलो 369 केल्विन। अब ये कब स्टेबल है? स्टेबल एट हाई टेम्परेचर बोल लोगे, या दूसरा कर लोगे, या क्या बोलोगे, और अबव 369 केल्विन, सही है ना? ये दोनों ही चीजें अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद क्या बोलोगे? अब ये हमने टेम्परेचर वाली बातें करी, टेम्परेचर वाली बातों में क्या क्या बातें हुई एक बार फिर से डिस्कस कर लिया जाए। पहला पॉइंट ये डिस्कस करा हमने, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, 393.8 केल्विन। फिर हमने अगला पॉइंट ये करा कि 369 पर दोनों फॉर्म एक दूसरे में ट्रांजिट करना स्टार्ट करता, मतलब इक्विलिब्रियम पर है। इस फॉर्म को धीरे धीरे स्लो हीटिंग पे इसमें कन्वर्ट करेगा और स्लो कूलिंग पे उसमें कन्वर्ट करेगा। लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर कौन, अल्फा फॉर्म, रोम्बिक येलो फॉर्म अपना दिखेगा ज्यादा, और हाई टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर या 369 केल्विन के ऊपर धीरे धीरे आपका कौन जाएगा, बीटा फॉर्म। 369 को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये सारी बातें टेम्परेचर पर बेस्ड भी। अब प्रॉपर्टीज पर बातें करें, जैसे हमने डेंसिटी में बोला कि ये डेंसिटी में ज्यादा है, ये डेंसिटी में कम है। फिर हमने बातें करी स्ट्रक्चर में, फिर हमने बातें करी कलर में। अब इसके बाद आ जाओ सॉल्युबिलिटी में बातें करता हूं, ध्यान से देख लो। ये पार्शियली सॉल्युबल, दोनों में सेम बातें हैं सॉल्युबिलिटी को लेके, दोनों में पार्शियली सॉल्युबल इन एल्कोहल, बेंजीन और ईथर, ये दोनों में बातें हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दोनों के दोनों पार्शियली सॉल्युबल है। ये भी partially soluble in alcohol, benzene and ether, ये भी इसमें partially soluble, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों के दोनों soluble, but soluble in CS2, but soluble in CS2। अच्छा, अगर वाटर में आ जाए जल्दी बता दो क्या होगा? क्या आपने सीखा है, क्या हमने पढ़ा है? आपने पहले कभी अगर हमसे पढ़ा है, कभी देखा है, तो वाटर में सल्फर हमने क्या लिखा है, जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। वाटर में क्या लिखा हमने, जल्दी, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, जल्दी, क्या पढ़ा है आपने? वाटर में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, जल्दी। हाँ जी, वाटर में, वाटर में, वाटर में, वाटर में, वाटर में, जल्दी जल्दी बताइए बताइए, हमने पढ़ाया आपको वाटर में क्या होता है, सल्फर। एग्जैक्टली, गुड प्रदीप, मुकेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, निकिता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल, ग्रेट। वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाला सल्फर भी इनसॉल्युबल है वाटर, और ये वाला भी सल्फर वाटर इनसॉल्युबल है, बहुत अच्छा, शानदार। दोनों सल्फर वाटर इनसॉल्युबल है। अब अगर सॉल्युबल करना है तो कहां पे, जल्दी बताओ, सल्फर को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं अपन? सल्फर वाटर में कब सॉल्युबल हो सकता है? क्विकली जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर हमें सल्फर को सॉल्युबल करना है वाटर में तो क्या करना चाहिए, जल्दी, और किस वजह से होती है? एकदम तेजी से। गुड तानिया, वेरी गुड। मनमीत, जल्दी बताएं, वाटर सॉल्युबल कैसे होता है? अगर हमें वाटर में सॉल्युबल करना है सल्फर को तो क्या करना है, तेजी से बताइए। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर सॉल्युबल होता है क्योंकि यहां पर CH2 में क्या होता है ना, सल्फर इसके साथ मिला के CXX एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स CSX। यहां भी CH2 प्लस सल्फर CSX लिख देता हूं मैं अगले पेज में, जल्दी से बताइए।
वाटर में जाने पर हमने पूछा कि किस तरीके से हम सल्फर को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या किया जाए ऐसा कि वाटर में सल्फर आने पर डिसॉल्व हो जाएगा, मेरा ये क्वेश्चन है। क्यों CS2 में सॉल्युबल हो जाता है? एक्चुअली जो आपका सल्फर है S, ये जब आपके CS2 से रिएक्ट करता है तो CSX बनाता है। CSX मतलब पॉली कार्बन सल्फाइड, कार्बन पॉलीसल्फाइड बोल सकते हैं आप इसको, कार्बन पॉलीसल्फाइड, ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये बना लेता है। पॉलीसल्फाइड्स याद होंगे आपको, हमने करवाए थे, जैसे S2 डबल माइनस डाइसल्फाइड, S3 डबल माइनस, S4 डबल माइनस, S5 डबल माइनस पेंटासल्फाइड, पेंटासल्फाइड, ये हो गया आपका क्या, डाइसल्फाइड। तो एनीवेज कार्बन सल्फर का CS2 में सॉल्युबल होना इसलिए है क्योंकि वो उसके साथ CSX एक बना लेता है। हाँ, बॉइलिंग, एग्जैक्टली, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत सही। तो वाटर में जाकर के क्यों इनसॉल्युबल है, बट वाटर में सल्फर को अगर हम लोग वाटर में डाल के क्या करते हैं बेटा, बॉयल करते हैं तो H2S प्लस SO2 बनता है, और इन दोनों के सॉल्युबल होने के कारण हाईली वाटर सॉल्युबल है ये दोनों गैसेज, हाईली वाटर सॉल्युबल है। कौन कौन, H2S एंड SO2, ये दोनों हाईली वाटर सॉल्युबल है। इसी वजह से सल्फर को हम बोलेंगे कि बॉइलिंग वाटर में जाके वो सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन हॉट और बॉइलिंग वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। ये दोनों वाटर में हाईली सॉल्युबल है, H2S एंड SO2, ठीक है। तो चलो हमने क्लियर किया कि दोनों के दोनों इनसॉल्युबल है वाटर में, पार्शियली सॉल्युबल है अल्कोहल में, बेंजीन में और ईथर में। कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों सॉल्युबल है क्योंकि उसके साथ मिलकर के CSX एक पॉलीसल्फाइड, कार्बन पॉलीसल्फाइड का एक कंपाउंड तैयार होता है जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली सॉल्युबल है। और वाटर में हमने क्लियर किया कि बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर में क्या हो जाएगा आपका सल्फर, H2S प्लस SO2 बनाने की वजह से सॉल्युबल है। रिएक्शंस में हमने डिस्कस करा। और प्रॉपर्टीज में आप क्या बातें कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट, हमारी एनसीईआरटी जिन चीजों पर बातचीत करती है हम लोग उसी पर बात करते हैं। सल्फर में और बातें हो सकती है। सल्फर के चाहे आप अल्फा फॉर्म ले या बीटा फॉर्म ले, रोम्बिक फॉर्म ले या मोनोक्लिनिक फॉर्म ले, दोनों में से कोई भी फॉर्म उठाए, इसमें सल्फर S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। क्या बोला हमने, इसमें सल्फर S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स में रहते हैं, बीच में कोई कोई नहीं है, सारा नहीं है, करीब करीब सब है। ठीक से देखें, सल्फर remains in S6 to S20 molecular forms in both of rhombic as well as monoclinic forms, rhombic as well as monoclinic forms। अच्छे से सीख लेंगे आप और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना, सल्फर पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो लिमिटेड बता रहा हूं आपकी एनसीईआरटी है और उसी में थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हमने कुछ जो ऐड करना पड़ा हमने आपके पी ब्लॉक से लाके ऐड कर दिया, ये अल्टीमेट है, फाइनल है। तो हमने बोला सल्फर रहता है S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में, चाहे वो आपका रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, दोनों में ही S6 से लेकर के S20 तक के वो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में रहता है। और अगर आप बोले तो ये सॉलिड सल्फर है, ये सॉलिड फॉर्म्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये सॉलिड हो गया। मतलब सल्फर कैसा एलिमेंट है, सॉलिड या गैसियस या वेपर, इस तरह से आप बोलेंगे सल्फर एक सॉलिड एलिमेंट है, सल्फर को सॉलिड एलिमेंट का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है, S6 से लेकर के S20, इसमें कोई कोई मॉलिक्यूल है जो रेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे S5 से 15 तो करीब करीब सब करते हैं, सॉरी S6 से S15 तक सब करते हैं, फिर उधर 16 करते हैं, 17 नहीं करता है,
नहीं 15 16 नहीं करता है, 17 नहीं और 19 नहीं। क्या बोला सर आपने, क्या बोला आपने, देख लो मैं क्या बोलता हूं। S6 से लेकर के और S15 तक सारे, S16 नहीं करेगा, S17 नहीं करेगा, S18 करेगा, S19 नहीं करेगा, फिर S20 करेगा। क्लियर हुआ, क्या बोला हमने, क्लियर हुआ। हमने बोला कि इसमें कौन करेगा कौन नहीं करेगा, S6 से लेकर के S20 में। तो हमने बोला S6 से 15 तक सारे, 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा और 19 नहीं करेगा, 18 20 ये फिर करेगा। तो इसी फॉर्म में एलिमेंटल सल्फर या तो S6 में रहेगा, या S7 में रहेगा, या S8 में रहेगा, या S9 में रहेगा, या S10 में रहेगा। अब समझ रहे होंगे अब चीजों को। बट S16 में नहीं रहेगा, 17 में नहीं रहेगा और 19 में नहीं रहेगा, फिर 20 में रहेगा। ठीक है, और किसी में पकड़ फॉर्म में होता है, किसी में क्राउन फॉर्म में, चेयर फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमारे सिलेबस के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, आप उन दोनों को बना ले। S6 ये ले ले, ये देख ले, ये S6 है आपका, S8 S8 बना रहा हूं ना। 5 हो गया, 6 7 8, S8 से लेकर के S20। ठीक है, इसको क्राउन फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, क्राउन फॉर्म में होता है ये। तो इस तरह से करके सारे सल्फर के फॉर्म्स हैं। अब है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे सल्फर S2 की तरफ जाते जाएगा। और ये फॉर्म्स अगर आपसे पूछे जाए तो इस पे क्या है, डबल लोन पेयर होने के कारण ये डायमैग्नेटिक फॉर्म है। इस पे भी आप देख ले, सारे पे डबल लोन पेयर होगा। इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं क्राउन के फॉर्म में, ऐसे क्राउन, ये लीजिए क्राउन, ये लीजिए, ये लीजिए क्राउन, क्राउन फॉर्म ऐसे भी बना सकते हैं आप। ये भी सारे के सारे क्या है, डायमैग्नेटिक है। पकड़ फॉर्म बनाया, क्राउन फॉर्म बनाया, या चेयर फॉर्म बनाया, सारे के सारे डायमैग्नेटिक है। क्योंकि बहुत क्लियर है ना, ये देखो ना, 2 तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हुआ बेटा, तो कहीं पे भी अनपेयर्ड नहीं है। 2 to 4 सारे में पेयर्ड है। टोटल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 2 6, तो सारे पेयर आते जाएंगे। इसीलिए सल्फर के ये सारे फॉर्म्स क्या है, आपके डायमैग्नेटिक। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये S2 वेपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज करेगा। टेम्परेचर जब अबव जाने लगे, जैसे आप अगर 500 पर जाने लगे हो, केल्विन की मैं बातें कर रहा हूं, या डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। आप अगर एग्जैक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर लो तो 600 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब उधर मूव करने लगो, तो धीरे धीरे सल्फर किस फॉर्म में जाने लगता है, S2 के फॉर्म। एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर starts converting itself to किसमें, S2 वेपर फॉर्म। हमने क्या बोला लोग, जब टेम्परेचर आपका बढ़ने लगे तो सल्फर अपने आप को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर लेता है, किस फॉर्म में, S2 वेपर फॉर्म। S2, अब S2 की एक मिस्ट्री है अपने आप। S2 ठीक उसी तरीके से है जैसे O2 है। तो आप O2 में क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि ये मॉलिक्यूल होता है, तो आप लिखते हो बेटा पाई 2px2, पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रिपलेट फॉर्म, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है ना, ये ट्रिपलेट फॉर्म है। और ये आपका एम्स के एक पेपर में आया हुआ था, 2019 के एक पेपर में ये आया हुआ था।
ट्रिपलेट फॉर्म। एजर्सन रीजन में उसने लिखा था एम्स के 19 के अलग अलग पेपर में सल्फर के रिगार्डिंग अलग अलग क्वेश्चंस आए। एक में उसने रीजन में लिखा, पहले में लिखा एजर्सन में, दोनों में डाला कि S2 इज पैरामैग्नेटिक, बट रीजन में डाला ट्रिपलेट, और एक में कुछ और डाला, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि ट्रिपलेट फॉर्म है। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म है क्योंकि दो अनपेयर्ड है। यदि एक भी अनपेयर्ड नहीं होता तो आप सिंगलेट फॉर्म बोलते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सिग्मा S प्लस हाफ इंटू 2 से आप कैलकुलेट करते हो ना। तो अगर एक अनपेयर्ड होता है तो उसको डिप्लेट फॉर्म बोलते हो, दो अनपेयर्ड होगा तो आप उसको ट्रिपलेट फॉर्म बोलोगे। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म है, तो सल्फर उसी के ग्रुप का है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके का इसका भी मॉलिक्यूलर और वाइटल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आप यहां पे जस्ट 3px हो जाएगा, बस सेल बढ़ जाएगा। पाई स्टार 3py1, बस ऑर्बिट बढ़ जाना है, चीजें वही आएंगी। मतलब ये भी एग्जैक्टली कौन सा हुआ, ट्रिपलेट फॉर्म। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म। वहां से आप इसको हटा ले, यहां पे एम्स वाला ये चीज यहां पे आया है, इसमें एम्स 2019। ठीक है, तो S2 इस तरह से निकला। इसका वेपर फॉर्म जो होगा, ये वेपर फॉर्म, जैसे O2 गैस है तो S2 आपका गैस है। तो आपका क्या इस तरह से निकला, S2 एक वेपर फॉर्म है और ये पैरामैग्नेटिक फॉर्म है। ये पेज नंबर अपना 5 है। Therefore S2 पैरा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक O2 के तरह। और ये गैसियस है या वेपर बोलना ज्यादा सही है, वेपर सल्फर, गैसियस से ज्यादा बेहतर आप वेपर बोले। ये वेपर सल्फर हुआ। ठीक है, और वाइल वहीं पर अगर आप दूसरे फॉर्म्स लें, S6 या S8 या S10 वगैरह या S20 वगैरह, ये सब क्या है आपके डायामैग्नेटिक फॉर्म्स। लेकिन हाई टेम्परेचर पर अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि कब ये S2 में कंप्लीट जाएगा। जैसे सल्फर की कहानी थोड़ी अजीब होती है। अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर स्केल पर आप उसके फेज डायग्राम को जब आप देखेंगे गौर से, जैसे कार्बन का फेज डायग्राम होता है, तो अलग अलग प्रेशर एप्लीकेशन पर और अलग अलग टेम्परेचर पर उसके बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। लेकिन शुरुआत के 400 केल्विन तक करीब करीब यही दो फॉर्म रह जाते हैं। कौन, अल्फा एंड बीटा। 400 केल्विन तक करीब करीब यही दो फॉर्म रहते हैं। 400 केल्विन के ऊपर उसके सारे सल्फर के फॉर्म्स हाई प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ा के हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पर हाई प्रेशर, सब पर खेल अलग अलग होता है। अलग अलग तरह के सल्फर आपको देखने को मिलेंगे, जो हम लोगों के सिलेबस से क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। और हम लोगों के सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया, आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन आपको होगी, सल्फर इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट हैविंग न्यूमरस एलोट्रॉप्स, आउट ऑफ देम ओनली 2 फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, अल्फा एंड बीटा, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। और फिर उसकी कहानी आपस में आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, एक एलिमेंटल सल्फर के बारे में हमने बोला कि इसमें S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंटल सल्फर में। मोस्टली S6 और S8 थोड़े कॉमन है ज्यादा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और सबसे ज्यादा कॉमन है S8। ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद जब भी आप टेम्परेचर, हमने बोला कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे आप बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे सब किस में चले जाएंगे, S2 में जाने लगेंगे। अब 1000 केल्विन सल्फर कंप्लीटली कन्वर्ट्स itself to S2 पैरामैग्नेटिक वेपर फॉर्म। क्लियर हो गया अब, कंप्लीट। बट हमने क्या बोला कि शिफ्टिंग उसकी स्टार्ट हो गई उससे पहले,
बट कंप्लीट किस पर पहुंच गया, 1000 केल्विन के ऊपर जब जाएंगे तो वो कंप्लीट पूरे का पूरे शिफ्ट कर गया उसमें। तो ये सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में इससे ज्यादा कहानी आपसे डिस्कस नहीं करी जाएगी। कलर पूछा जाएगा, एलोट्रॉप्स कौन है ये पूछा जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर्स S6 S8 के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मूला S6 S20 में मतलब कहां से कहां तक के हो सकते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स, उसमें वो पूछा जा सकता है। सॉलिबिलिटी पूछा जा सकता है, बेंजीन अल्कोहल और ईथर में सॉलिबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉलिबल है, ये पूछा जा सकता है। जेई एडवांस्ड ने ये पूछा हुआ है कि आईआईटी वाले ने कि सल्फर CH2 में जाके क्यों सॉलिबल होता है, आपसे ये क्वेश्चन कराया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू दोनों के पूछे जा सकते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में सवाल हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर कौन फॉर्म स्टेबल है, लो टेम्परेचर पर कौन से फॉर्म स्टेबल है, यह सवाल हो सकता है। किस टेम्परेचर के आसपास जाने पर आपका वो कंप्लीट S2 में स्विच कर जाएगा, ये सवाल हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर ओपन कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या रिसेंट के 2-3 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं क्या हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 1-2 इयर्स रिसेंट वाले में कुछ देखा जाए, इधर खुल जा सिम से। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जेईई मेन 2021 का है। स्टेटमेंट 1 है, आप अच्छे से पढ़े और सॉल्व करें, मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं। दोनों फॉर्म्स में चाहे हमने क्लियर लिखा है, प्रदीप जी आपने पूछा है कि सर ये S6 एंड S8 अल्फा है या बीटा है, हमने क्लियर लिखा है कि आप अपने क्वेश्चन को इसमें देख लें जो मैंने लिखा है, ठीक है। देख ले, मैंने एकदम क्लियर बताया है कि आप किसी भी फॉर्म में रहते हैं, चाहे रोम्बिक में या मोनोक्लिनिक में, कहीं लिखा है हमने, आपको मिल जाएगा दोनों में ही। हाँ, सल्फर रिमेन्स इन S6 to S20 मॉलिक्यूलर फॉर्म्स इन बोथ ऑफ रोम्बिक एज वेल एज मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। क्लियर है प्रदीप जी, आपकी चीजें क्लियर होंगी। अब आ जाइए, ये क्वेश्चंस मुझे करवाने दें। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, पहला है अल्फा एंड बीटा सल्फर फॉर्म्स कैन चेंज रिवर्सिबली between themselves with slow heating or slow cooling. दूसरा है at room temperature the stable crystalline form of sulfur is monoclinic sulfur. In the light of above statements, choose the correct answers. Answer: statement 1 is false but 2 is true. Both statement 1 and 2 are true. C में दिया हुआ है statement 1 is true but statement 2 are false, और डी में दिया हुआ है, देख लें आप, यहां पे आर को हटा के इज कर दूंगा, और डी में दिया हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। जल्दी से बताएं क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आने हैं। चलिए, बहुत तेजी से आंसर आ गया। अभिषेक सी, तानिया सी, सारे लोग सी जवाब दे रहे हैं। पहला है अल्फा और बीटा फॉर्म्स एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं उसको आप स्लो हीटिंग और कूलिंग से। सही है, बिल्कुल सही, सारे लोग का जवाब सी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। और दूसरा है एट रूम टेम्परेचर द स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोनोक्लिनिक, ये गलत है। 100 डिग्री तक आपने देखा है, हमने बोला है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर 100 डिग्री का राउंड है, 369 केल्विन, वहां तक जाकर के हम लोगों ने क्या देखा, कौन स्टेबल है, अल्फा फॉर्म, रोम्बिक फॉर्म। तो हमारा क्लियर कट सेकंड वाला गलत है। अल्टीमेटली आंसर्स आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है, सी। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट पढ़ाता हूं, ये 21 जेईई मेन 2021 का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप इसको देख लें। क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। अल्फा मतलब इसमें डालना है आपके, चलो इसमें आंसर ही निकाल दो, ठीक है। अल्फा बीटा S2 फॉर्म बड़े आसानी से बन गया आपका, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। फिर ये वंस अगेन यू पीपल आर सेइंग सी, बहुत अच्छा, सही है, बिल्कुल, एग्जैक्टली एवरीवन, ग्रेट, बहुत अच्छा। अब इसके बाद ये भी 21 का क्वेश्चन, वो भी, और 21 के आप पेपर को देखेंगे जब, तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि कहीं पे कार्बन का पूछा हुआ है, हां जी, फुलरीन्स का, बकमिंस्टर फुलरीन का क्लियर दिखेंगे, और कहीं पर आपको दिखेगा फास्फोरस का, अलग अलग पेपर में आपको दिखेगा ज्यादातर। तो सही है आप लोग, इसका भी आंसर सी।
चलिए आ जाइए आपके सामने एम्स 2019 का मैं क्वेश्चन हमने खोला, ओपन किया। ठीक है, किसको एक्सप्लेन करना है मुकेश जी, एक बार आप बोले। ये है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। तो अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, S2 फॉर्म। तो जब आप अल्फा और बीटा, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की बात है तो मैं कर दे रहा हूं, जब आप अल्फा और बीटा सल्फर बोलते हैं, इसका मतलब है आप बातें करते हैं S6 to S20 की, नहीं S6 की बातें करते हैं, आप S7 की बातें करते हैं, आप S8 की बातें करते हैं, आप S10 की बातें करते हैं, आप S12 की बातें करते हैं, आप S14 की बातें करते हैं, सो ऑन, आप S20 की बातें करते हैं। तो ये सारे जो है ये अल्फा और बीटा, ये डायमैग्नेटिक फॉर्म्स हैं। तो इसका पैरामैग्नेटिक वाला फॉर्म्स कौन सा है? S2 वाला पैरामैग्नेटिक फॉर्म है। O2 की तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह से O2 आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये देख लो, मैं करवा दे रहा हूं, ये देख लो, कहां गया भाई, आ जा, ये आ गया, ये लीजिए। जैसे आप O2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, हमने आपको MOT सिखाया, लाजवाब। हमने बोला आप ऐसे बनाया करें, ऐसे नहीं बनाया, ये बच्चे लोग बनाते हैं, इस तरह से नहीं बनाना है हमें। ठीक है, तो S2 का भी स्ट्रक्चर आप इसी तरीके से ड्रॉ करें, ये वाला स्ट्रक्चर, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण। तो उम्मीद है क्या मुकेश आपको समझ में आया जो आपका क्वेश्चन था? आपने बोला था कि सर इसको एक्सप्लेन कर दे, मैंने कर दिया प्रॉपरली। क्या आपका क्लियर हो गया मुकेश? बता दे मुझे। जो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे वो S2 फॉर्म करेगा, ना अल्फा ना बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा का सामान्य मतलब होता है S6 से लेकर के S20, और हाई टेम्परेचर पर S2 मिलता है। जब 600-700 क्रॉस करता है तब आपका S2 मिलना शुरू होता है। वेरी गुड, यस सर लिखा इसने। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इन वेपर स्टेट S2 molecule shows paramagnetism. Reason है sulfur has 2 unpaired atomic orbitals. In vapor state S2 molecule shows paramagnetism. Reason है sulfur has 2 unpaired atomic orbitals. पहला, if both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. दूसरा, both assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. तीसरा, assertion correct, reason incorrect. चौथा, दोनों इनकरेक्ट। क्या आंसर आप लोग निकाल रहे हैं? देखो जरा, मैं जल्दी से आप आंसर निकाल दें। हाँ जी, क्या आंसर्स आप लोगों ने लाया? आंसर्स ए और एक आंसर सभी लोगों का ए कंटिन्यूअस आ रहा है। एक सिंगल मनमीत ने आंसर किया है, नहीं उसने भी ए किया, बाकी लोगों ने कैपिटल ए किया, इसने स्मॉल ए किया। मैं सॉल्व करूं, इसका आंसर है बी। अब मत बोलना ओ रे शिट, हाँ? नहीं तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ले लुट्टा, एटॉमिक ऑर्बिटल। सर ने तो सिखाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी, इस क्वेश्चन की खासियत यही है, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए प्लीज ध्यान दे, यहां पे क्या है कहानी। असर्जन में दिया हुआ है कि S2 जो है वो आपका पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, सही है, कोई दो राय नहीं है। सल्फर हैज 2 अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? आ जाओ। सल्फर जब आप एलिमेंटल लिखते हैं, सल्फर, आपने ध्यान क्या नहीं दिया बेटा, देख ले अच्छे से। S2 पैरा है बट इसमें 2 अनपेयर्ड भी है, लेकिन 2 अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब घंटी खुल गई होगी दिमाग की।
टू अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। क्या इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक है कि इसमें टू अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? भाई साहब क्या आप बात कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है बट कहां पे? सल्फर एटम की जब बात करें तब 3s2 3p4, अब जाकर के उसके पास दो अनपेयर्ड हैं। समझ में आया? तो आप बोलेंगे सल्फर एटम पैरा है और इसके पास टू अनपेयर्ड, आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए, इसके पास टू अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेपर स्टेट में सल्फर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, S2 मॉलिक्यूल, और रीजन दिया है कि सल्फर हैज टू अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या सल्फर के पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है इसीलिए वो S2 पैरा है? बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए। ले लुट्टा, ध्यान ही ना दिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यहां पे तो कंपटीशन चल रहा है ना, वही चीजें हैं, सीली चीजें जो है ना, आपको जिसको देख के आप ध्यान नहीं देते ना, वही चीजें कंपटीशन आपको परेशान करती हैं। तो एग्जैक्टली आप लोगों ने गड़बड़ कर डाला, सारे लोगों ने गड़बड़ कर डाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। आप समझ चुके होंगे अब कि सल्फर एटम पैरामैग्नेटिक है और वहां पे दो अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था S2 मॉलिक्यूल, और वो जो पैरामैग्नेटिक है वो दो अनपेयर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण, एंटी बॉन्डिंग के कारण। हाँ एग्जैक्टली, बी होगा आंसर अब। ऐसे ही लोग आउट होते हैं और ऐसे ही जाते हैं और फिर बोलते धोखा। किसी ने धोखा वोखा नहीं दिया, आप खुद सावधान नहीं थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुने नहीं हो? आ जाओ M18 का शानदार क्वेश्चन। अब विच टेम्परेचर सल्फर ट्रांजिट्स टू S2 डायटोमिक मॉलिक्यूलर डायटोमिक फॉर्म कंप्लीटली? अच्छे से जवाब दे दें। अब विच टेम्परेचर सल्फर ट्रांजिट्स टू S2 डायटोमिक फॉर्म कंप्लीटली? ए ऑप्शन है 1000, बी है 385.8, सी है 369, डी है 727। क्या होगा आंसर? जल्दी आप बताएं, एम्स 2018 के क्वेश्चन है। सी, डी। अरे अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, ऐसे कैसे? सी, डी, सी और डी लोग आंसर दिए जा रहे हैं, अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। ए देखिए, तो अब ए भी आ गए मैदान में। अब विच टेम्परेचर, इतना आसान, ए वाले ने अपना डिलीट भी कर लिया। एट विच टेम्परेचर सल्फर ट्रांजिट्स टू S2 डायटोमिक फॉर्म कंप्लीटली? जल्दी जल्दी जल्दी, अब आंसर डी आ गया सभी का। अच्छा, चेंज करने में आप लोग माहिर हैं। इनऑर्गेनिक को हल्के में ना लें, बार बार समझाता हूं, और ये रटने वाला भी सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से अंधाधुंध लोग भागते रहते हैं। एग्जैक्टली आंसर डी होगा, जबकि इसका आंसर लोग ए सोच रहे होंगे। देखो सारे टेम्परेचर जान पहचान वाले हैं, तो दिमाग में वो तारे जमी पर वाला जो बचवा होता है ना, टेम्परेचर वैल्यूज आर डांसिंग, थोड़ा सा उधर गए आपका काम तमाम। ये तो कोई टेम्परेचर ही नहीं होता, 1000 केल्विन होता है। तो 1000 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलोगे तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसलिए आपका आंसर डी होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ए नहीं होगा, डी होगा। और रहा सवाल ये 385.8 क्या होता है भाई? 385.8 कौन सा वैल्यू आया है? तो एक्चुअली ये मेल्टिंग पॉइंट है अल्फा फॉर्म का। 369 क्या होता है? ये ट्रांजिशन फॉर्म है अल्फा और बीटा का, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और 727 क्या है? 1000 केल्विन के ऊपर में जाता। तो सारे वैल्यू जान पहचान वाले दिए गए। तो उम्मीद है आपको सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। एक जेईई मेन 2011 का एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है,
वो मैं करवाता हूं आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लें। AI वैसे सल्फर के क्वेश्चंस बहुत ईयर आए हैं, बट जेईई मेन 2011 वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको आपको करवाता हूं, इंतजार करें। आपके सामने एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सल्फर इलेक्ट्रॉप्स के रिगार्डिंग या फास्फोरस, कोई एंड तो है नहीं उसका, ओर छोड़ है नहीं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सल्फर इज इनकरेक्ट? पहला है S2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा इनकरेक्ट है सल्फर के रिगार्डिंग? दूसरा है द वेपर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग्स। तीसरा है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड द गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ S2 मॉलिक्यूल्स। और चौथा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन द कंपाउंड्स। आप लोग आंसर्स बताएं इसके, क्या आपके अकॉर्डिंग आने चाहिए। हमने जितना भी सल्फर का कॉन्सेप्ट आपको करवाया है, वो सारे कॉन्सेप्ट पर जितने भी आज तक के क्वेश्चंस है सब बन जाएंगे आपसे, कोई ऐसा नहीं है कि ये बने नहीं बने। आप जल्दी से इसके आंसर्स आप बताएं। आंसर्स आप लोगों के डी आ रहे हैं वैसे मोस्टली। गुड, सारे लोगों ने आंसर डी किया, बहुत सही। आ जाइए, एकदम एग्जैक्टली डी ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। पहला है S2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, काफी कॉमन है, सही है। दूसरा है द वेपर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग। अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसमें आपको डाउट है कि सर पता नहीं ये होगा कि नहीं, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 473 केल्विन है। हम लोग आप जान रहे हैं कि 369 केल्विन मतलब लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो ट्रांजिट करता है इसमें, और 393 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। पहले का 385 केल्विन, दूसरे का 393। 393 को 120 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हो, तो काफी कम मेल्टिंग पॉइंट है उनका भी। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो वेपर में धीरे धीरे जाने लगता है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कह रहा है एसिड रिंग है। अगर आपको मन में डाउट है कि सर इसमें एसिड नहीं S2 होगा, तो हमने ये नहीं बोला था, हमने बोला था जब 1000 केल्विन के ऊपर जाते हैं आप तो कंप्लीट S2 में जाता है। बट हाई टेम्परेचर हमने बोला था आपको 400 500 600 पे जाएंगे तो धीरे धीरे S2 का अमाउंट बढ़ेगा, जो आपका बाकी फॉर्मूला है वो रहेगा, बट धीरे धीरे S2 का अमाउंट बढ़ेगा। सी में देखो और क्लियर लिखा है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे 727 होता है 1000 केल्विन, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ S2, अभी भी मोस्टली है, वनली नहीं है। और जो आपने ये क्वेश्चन करा था वो कंप्लीटली था अबव विच टेम्परेचर सल्फर ट्रांजिट्स टू S2 डायटोमिक फॉर्म, कंप्लीटली। तो 1000 केल्विन के ऊपर तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंप्लीट चला जाता, बट हमने क्या बोला, स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वो S2 की तरफ ट्रांजिट करना। इसीलिए सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा कि मोस्टली आपका 600 पर हाई टेम्परेचर पर S2 जाएगा। और डी में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन द कंपाउंड्स। तो +4 के नीचे H2S तो जाता है ना, आप H2S ले, H2S में नहीं है सल्फर -2 तो जाएगा ना, कह रहा नेवर, कभी नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता। हाँ, आप ये दिमाग में नहीं ला सकते हैं H2S2O3, आप इसको +2 नहीं सोच सकते हैं +4 की जगह, क्योंकि इसमें लेस भी है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 -2 दो तरह का इसमें है, तो इसमें भी लेस गया है, बट +2 की वजह से लेस नहीं है, -2 की वजह से लेस है। तो अल्टीमेटली अपना आंसर डी गलत है, मतलब डी गलत है ऑप्शन, इसलिए आंसर डी होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, सल्फर का एलोट्रॉप्स। उम्मीद है आपको सल्फर का एलोट्रॉप अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई है, और आप यकीन रखें कभी भी किसी भी हाल में सल्फर के क्वेश्चंस इससे ज्यादा आपसे नहीं और नहीं पूछे जा सकते। तो ऐसे ही कार्बन फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पर भी आप काम करें। एलोट्रॉप्स में एक बातें और बोली जा सकती है, ठीक है एडवांस लेवल पे वो बातें मैं कर दे रहा हूं। वो बात ये बोली जा सकती है मेटेलिक सल्फर। एक बात मैं ये कह सकता हूं आपसे, हाँ जी, मेटेलिक सल्फर ये भी एक सल्फर है,
बहुत सारे एलोट्रॉप्स में से एक ये भी फॉर्म है सल्फर का, मेटेलिक सल्फर। हमने दो तीन बातें आपसे कभी कभी मैं करते रहता हूं, यूनिक चीजें, जैसे कौन सा मेटल है जो नॉन मेटल भी है। मेटलॉइड की बातें नहीं हो रही है, कौन सा ऐसा नॉन मेटेलिक मेटल है। जैसे हमने कभी बातें करी है आपसे, आपको याद होगा, क्या आप बोल सकते हैं एक बार प्लीज बताएं। हमने पूछा आपसे एक नॉन मेटेलिक मेटल कौन सा है, लाइक नॉन मेटेलिक मेटल। जल्दी से एक मेटल का एग्जांपल दें, नाम दे जो नॉन मेटेलिक मेटल है। नॉन मेटेलिक मेटल कौन है जिसके प्रॉपर्टीज नॉन मेटल वाले प्रॉपर्टी होते हैं? कौन ऐसा मेटल है जिसको नॉन मेटेलिक मेटल? एग्जैक्टली, गुड अभिषेक, वेरी गुड। टिन, हमने टिन का किया था, अल्फा और बीटा फॉर्म, एग्जैक्टली टिन। हाँ टिन वाला फॉर्म। टिन जो है वो एक नॉन मेटेलिक टिन भी होता है, लेकिन इसका सारा नहीं, नॉन मेटेलिक टिन होता है इसका अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म जिसको आप ग्रे टिन बोलते हैं, ग्रे टिन, ये नॉन मेटेलिक होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है। बिल्कुल ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है। जैसे एक इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, मेटल में कंडक्टिविटी होती है, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है इसमें टिन का। क्लियर है? उसी तरीके से होता है मेटेलिक सल्फर। क्लियर है? नॉन मेटेलिक मेटल की बातें हमने करी थी, ये बातें आपसे डिस्कस की गई है। टिन का अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म नहीं, बीटा फॉर्म व्हाइट फॉर्म होता, अल्फा फॉर्म की बातें मैं कर रहा हूं। अब आ जाइए मेटेलिक टिन। व्हाट इज मेटेलिक टिन? मेटेलिक टिन, मेटेलिक सल्फर, व्हाट इज मेटेलिक सल्फर? मेटेलिक सल्फर होता है सल्फर एट वेरी हाई प्रेशर। जब बहुत हाई प्रेशर पर होते हैं, एट स्पेसिफिक प्रेशर बोल सकते हैं, एट स्पेसिफिक यहीं पे लगा दो, ठीक है, एट स्पेसिफिक बट वेरी हाई प्रेशर और अराउंड 400 केल्विन पर वो लाया जाता है। तो एक मेटेलिक सल्फर मिलता है, सॉरी टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, अराउंड 10 to 13 केल्विन। आप सोचिए ये कितना लो टेम्परेचर है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर कह लीजिए। एक ये भी आता है, और जानते हो ये सुपर कंडक्टिव, ये सुपर कंडक्टर होता है। अब सोचो नॉन मेटल सुपर कंडक्टर हो गया, तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें होती रहती हैं ऐसी। एक नॉन मेटल जो मेटल की तरह बिहेव कर सकता है वो है सल्फर, लेकिन ऐसा नहीं है हर कोई, इसके अलग अलग प्रेशर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बहुतों एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुतों फॉर्म्स होते हैं सल्फर के। तो एक पर्टिकुलर मेटेलिक सल्फर फॉर्म होता है जो काफी हाई प्रेशर पर, एक स्पेसिफिक हाई प्रेशर पर और 10 से 13 केल्विन के बीच में यह फॉर्म आता है। काफी लो टेम्परेचर हुआ, 10 से 13 केल्विन काफी लो टेम्परेचर हुआ, -260 के आसपास, आप समझ लीजिए कितना कम हुआ। तो यह सुपर कंडक्टर होता। तो हमने आपको बताया एक मेटेलिक नॉन मेटल और एक बताया नॉन मेटेलिक मेटल, ये तो हमने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से हमारा ये सल्फर का एलोट्रॉप्स कंप्लीट हुआ। ऐसे ही दूसरे एलोट्रॉप्स पर ध्यान लगाते रहे, सीखते रहे। अब सल्फर के ऑक्साइड्स और एसिड्स के स्ट्रक्चर पर डिस्कस हो, उसके प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन हो। सबसे पहला एग्जांपल उठाया जाएगा SO2। आप कैसे बनाएंगे सर? बहुत कॉमन है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लोन पेयर, क्या हाइब्रिडेशन आएगी? sp2। ठीक है, SO2 की खासियत वाटर सॉल्युबल, अभी आपने डिस्कस भी किया। SO2 की खासियत पॉइजनस, SO2 की खासियत एसिडिक। पॉइजनस एक ज्यादा लेवल पे लिया जाए तब जब आप एग को, अंडे को, क्या लिखा आपने अभिषेक सर? ड्रॉ करवा दीजिए सर, कुछ कुछ में प्रॉब्लम है। कौन वाला?
अभिषेक बताइए। अच्छा, सल्फर के स्ट्रक्चर्स की आप बात कर रहे हैं क्या? SO2 हमने बोला कि पॉइजनस है। SO2 हम कहां पे देखते हैं? वो चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। पॉइजनस मतलब डेडली पॉइजनस नहीं होता, हार्मफुल होता। सबसे ज्यादा SO2 आप लेते हैं जब अंडे को आप ऑमलेट बना के खाते हैं, या एग वाइल हीट ट्रीटमेंट जो उसका होता है, या ये कह ले कि बॉइल में नहीं, बॉइल्ड एग नहीं, जब ऑमलेट बनाते हैं, या कोई और फॉर्म में जैसे हम लोग पोच वगैरह कुछ कुछ खाते हैं, इस तरह से सारी चीजें अब से क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर वगैरह आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप करते हैं तो उसमें बीच में जो सल्फर है आपका, जब आप उसका हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो SO2 बनता है। और भी जगह पर है, बट खाने पीने की चीजों में हमने एक्सप्लेन किया। इसीलिए आप फील करते होंगे कि यदि आप ऑमलेट ज्यादा खा ले, या वो जो बेचारा वो लिक्विड सॉलिड के बीच में जो मुर्गी की तरपती हुई आत्मा है, बेचारे ना मुर्गी का अंडा को ना आप क्या करते हो ना सॉलिडिफिकेशन में ले जाते हो ना लिक्विफिकेशन, बीच वाले जो मोल्टन फेज में पोच जो खाते हो, ये SO2 का भरमार है ये सब। तो SO2 एक थोड़ा सा पॉइजनस टॉक्सिक है। तो जब आप खाते हैं तो आपको सफोकेशन, ज्यादा खा लोगे ऑमलेट तो एक सफोकेशन फील होगा, प्राय इंडाइजेशन फील होता है, SO2 के कारण होता है। तो अंडे रोज खाइए, संडे हो कि मंडे, बट बॉइल्ड एग खाइए, या कच्चा एग भी खा सकते हैं आप। लेकिन कौन सा एग नहीं खाना चाहिए? ऑमलेट नहीं खाना चाहिए, वो तरपती आत्मा वाला पोच नहीं खाना चाहिए। अरे कम से कम या तो अंडे को यार अच्छे से पका लो, या छोड़ दो कच्चा खाओ, बीच में क्या रखना भाई है? आधा पार्ट लेते हो मुंह में सुड़क जाते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। बेचारी मुर्गी भी तो साफ दे सकती है ऐसे में। तो ये पॉइजनस भी है, SO2 आपका एसिडिक है। और SO2 के बारे में और भी बहुत सारी बातें, टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, सॉलिबिलिटी मैंने करवाया है, टर्म्स लाइम वाटर मिल्की एंड एक्सेस ऑफ गैस results disappearing of milkiness। क्या मतलब? जो लाइम वाटर होता है ये CO2 की तरह सेम टेस्ट देता है, कार्बोनेट की तरह। खाने के टाइम ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ बेटा, गैस निकलता होगा तो थोड़ी नहीं यहाँ पे कहोगे कि सर गैस निकलती है इससे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई बोलता है ऐसी बातें कि अच्छी छी 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 कलवा को देखो दुनिया वालों। तो गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की मतलब क्या है? हमारा SO2 जो है लाइम वाटर CaOH2 है। देख बेटा अच्छे से, तो ये अभी कलरलेस सॉल्यूशन है। S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन है अभी। अब ये इसके वजह से वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो CaSO3 बनाएगा। अब सल्फाइड इनसॉल्युबल है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया। अब तो हमने क्या लिखा कि गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर कलरलेस को मिल्की में कन्वर्ट किया, एंड एक्सेस ऑफ गैस रिजल्ट्स डिसअपियरिंग ऑफ मिल्कीनेस। अब ये CaSO3 को बेटा जब आप एक्सेस इस पर SO2 डालोगे वाटर में, तो धीरे धीरे ये बाइसल्फाइड बन जाएगा। कलरलेस सॉल्यूशन फिर से आ गया। हम लोगों के सिलेबस में कई बार IIT वाले ने तो एकदम हंगामा मचा दिया था, एक टाइम में इतनी बार पूछा गया था ये। ठीक है, तो और CO2 का भी सेम प्रॉपर्टी होता है। CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है, उससे में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट पर एक्सेस CO2 डालते हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो एक बार फिर से कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो SO2 का ये भी एक फीचर है। इसके बाद SO2 का जो एक अगला फीचर है वो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों कैरेक्टर इसके अंदर, वो हम क्यों लिखना छोड़ दे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों ही प्रॉपर्टी इसके अंदर है, क्योंकि ड्यू टू इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसका बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये दोनों ही चीजें शो करता है। अच्छे से देख लें आप, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण दोनों ही प्रॉपर्टी होता है। दोनों रिएक्शन एक बार लिख लो। मान लो कि आपने लिखा KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस SO2। ठीक है, देख ले आप अच्छे से बेटा, बढ़िया से देख ले, सीख ले लोग। ये +7 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ये तो मीडियम हो गया, और ये +4 होता है दोनों एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अवेलेबल अच्छा वाला, तो ये रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। या अब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा, तो सल्फर +4 से अपने ऊपर के ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। सल्फर का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सब है, 0 +2, पहले -2 पर आ जाओ, -2 0 +2 +4 और +6, ये इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ग्रुप नंबर -8 पी ब्लॉक में हमने पढ़ाया मिनिमम और मैक्सिमम ग्रुप नंबर, तो इस बीच में है। तो जिस समय में आप किस पर है, 4 पर, तो आपका ऑक्सीडेशन होगा तो आप किस पर जाएंगे, 6 पे, तो इसीलिए आप क्या बना लेंगे, सल्फेट। तो सल्फेट जब आप बनाएंगे तो अब ये भी सल्फेट वो भी सल्फेट है, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सारा सल्फेट बनेगा, K2SO4 MnSO4 बना ना, क्योंकि मैग्नीज +7 किस में रिड्यूस होगा बेटा, एसिड मीडियम में, +2 में ना। मैग्नीज +2 और +7 दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, और एसिड मीडियम में 7+ डायरेक्टली +2 में आता, तो हमारा MnSO4 + H2O। अब इसमें दोनों चीजें हो चुकी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन भी और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन भी। ऑक्सीडेशन में सल्फेट यहां भी है, सल्फेट यहां भी है। सल्फर का कहां से कितना पर गया, +4 से सल्फर कन्वर्ट कर गया किस पर, +6 पर। तो ये दोनों एजेंट है। अब एक इसके रिड्यूसिंग एजेंट वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बिहेवियर देखिए आप, H2S + SO2। इस रिएक्शन को बहुत गौर से सीख ले, बहुत गौर से, क्योंकि ये सब बना लेंगे आप, ये वाले रिएक्शन में अक्सर प्रॉब्लम होती है और कई बार पूछा हुआ। पहले अच्छे से देख ले, सल्फर का ये वाला आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या सब, -2 से प्लस। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा है जो कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता है, एक बार आप लोग बताएं। इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 से लेकर के +6 के बीच में 2-2 यूनिट से पी ब्लॉक में वैरी करता है सामान्य तौर पर। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सामान्य तौर पर सल्फर के कंपाउंड्स में नहीं पाए जाते हैं, प्लीज बताएं मुझे। सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सामान्य तौर पर सल्फर के कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता? तानिया ने लिखा 0। 0 गलत आंसर, मैं पहले कह दूं आप लोगों को। 0 तो एलिमेंटल फॉर्म में भी रहता है, S2 में भी, S2 कंपाउंड भी है, उसमें भी है, S8 में भी है, S6 में भी है, और उतना तो छोड़िए, जो H2SO6 S3O6 H2S4O6 H2S5O6 उसमें बीच में ढेर में 0 है। +6 तो काफी कॉमन, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 ही है, +4 तो होता ही है। हमने बोला सल्फर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट अनकॉमन है, एक और सिर्फ एक बच रहा है, वो है +2। +2 अनकॉमन है, बिल्कुल अनकॉमन है। आप सल्फर का कोई कंपाउंड ढूंढिए, आपको +2 नहीं मिलेगा, ये एक अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप सल्फर का कोई कंपाउंड, क्या आपने कभी SO सुना है, SO, जबकि CO होता है, आपने SO नहीं सुना है। +2 बहुत ही अनकॉमन है, सल्फर +2 नहीं, सो H2S लगाएंगे तो सल्फर -2 हो जाएगा, 2 बॉन्ड लगाएंगे तो +2 करने के लिए आपको सल्फर से चाहिए क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। लेस नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, साथ में नहीं, मोर होगा तब तो ये प्लस में आ जाएगा ना। हाँ, सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वही आप जैसे एक SF2 ले सकते हैं, SF2 में सल्फर +2 है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ही कम है, ये सबसे अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, बाकी सल्फर का +2 जल्दी नहीं होता। एनीवेज, तो अभी क्या है, अब इस रिएक्शन को हमें सॉल्व करना। इसमें सल्फर -2 में है, कौन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पे सल्फर +4 में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण दोनों एजेंट। चूंकि सामने वाला रिड्यूसिंग है, तो आपको इस बार इसका कौन सा बिहेवियर देखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग वाला। अब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन -2 से बढ़ेगा, बढ़ना मतलब नीचे, -2 से बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन +4 से घटेगा, तो -2 से बढ़ के क्या आएगा भाई साहब, सर 0। क्लियर है? और +4 से घटेगा
अब +4 से घट के क्या जाएगा, +2 तो अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। तो ये वाला हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन। तो दोनों ही वजह से क्या बना, सल्फर प्लस H2। आप इसी रिएक्शन को तो ठीक उल्टा करते हैं, याद कर लें आप, जब सल्फर का वाटर से गर्म करते हुए रिएक्शन होता है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। जब आप ये रिएक्शन करना चाहते हैं तो आपको हीट करना पड़ता है खूब स्ट्रांगली, बॉयल करते हैं तब ये रिएक्शन बैक होता है। तो H2S और SO2 को कंबाइन करके ये आपका एलिमेंटल सल्फर लाया जाता है, और एलिमेंटल सल्फर बनाने का ये आसान तरीका है, ये इसका आसान प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर। अगर आप सल्फर बनाना चाहते हैं, एलिमेंटल सल्फर बनाना चाहते हैं, तो उसका ये बहुत ही आसान तरीका है। क्या आप सभी लोगों को समझ में आया ये रिएक्शन, जिसमें SO2 को हमने कौन सा एजेंट इस्तेमाल कराया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपसे एक रिएक्शन बोला जाए कि SO2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराओ, तो आप H2S प्लस SO2 वाला ही एग्जांपल देंगे। क्लियर हुआ सभी लोगों का, हाँ या ना बताइए। क्या सभी लोगों का क्लियर हुआ अच्छे से, हाँ या ना बताइए। यस सर, गुड, वेरी गुड। सल्फर में SO2 में एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है लोग, SO2 में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन आगे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के टाइम थोड़ा सा मैं बता दूंगा, आ जाएगा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। चलो फिर भी एक हल्का सा डिस्कस कर रहा हूं। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है SO2 में, और ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग बिहेवियर, ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के कारण ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। किसमें, SO2 में। आ जाओ, मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, अब थोड़ा सा हल्का सा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाए। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्कशन यहां पे जरूरी है पी ब्लॉक में। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी मतलब कलर को ब्लीच करना, दो वजह से होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग और एक होता है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग। क्या दोनों को अच्छे से सीखें। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग में कलर को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ब्लीच कर देगा, क्लीन कर देगा, तो ये कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग में कलर को हमारा कोई रिड्यूसिंग एजेंट ब्लीच कर देगा, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि वापस से इस कलरलेस सब्सटेंस को एयर में रख दो तो एयर उसको वापस से ऑक्सीडाइज कर देगा और फिर से इसमें कलर आ जाएगा। इस वजह से ये वाली जो ब्लीचिंग होती है इसको बोला जाता है परमानेंट ब्लीचिंग, क्योंकि ये हमेशा के लिए कलर गायब कर देगा, परमानेंट ब्लीचिंग। ठीक है। और ये वाली जो ब्लीचिंग होती है ये होती है टेम्पररी ब्लीचिंग, वो परमानेंट ब्लीचिंग और ये होती है टेम्पररी ब्लीचिंग। परमानेंट ब्लीचिंग कलर को हमेशा के लिए ऑक्सीडाइज कर दिया गया, कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। टेम्पररी ब्लीचिंग कलर को हमने रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस तो कर दिया, बट वो एयर में जाने पर फिर से कलर फिर से दोबारा अपीयर हो गया, रीअपीयर हो गया। अब इसमें आप कौन सा ब्लीचिंग एजेंट लेंगे, वो वाला जो ब्लीचिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अलग अलग काम के लिए अलग अलग। जैसे ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन उससे भी तगड़ा है, बट ये गलती तो नहीं करेंगे कि फ्लोरीन को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ले लें। भाई साहब जिस चीज को डालेंगे सबको डिसॉल्व कर देगा वो। इसलिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, लेकिन वैसा वाला जो हार्मफुल ना हो, क्योंकि आप या तो कपड़े को ब्लीच करेंगे या स्किन को ब्लीच करेंगे, तो क्या फ्लोरीन लगा करके आप गोरा होना चाहेंगे काले से? बताइए अभिषेक जी,
क्या आप फ्लोरीन का इस्तेमाल करके गोरे से काले से गोरा होना पसंद करेंगे क्या? हा? तो फिर हम भिजवा दें आपको फ्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम वैसा ही ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे या तो कपड़े को या स्किन को हार्मफुल इफेक्ट उस पर ना हो। इसलिए हम क्लोरीन ले सकते हैं बट फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं। हम काले ही अच्छे हैं। और ध्यान दे, ब्लीचिंग पाउडर हमने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्योंकि इसमें OCl है, OCl माइनस के कारण आप ये ले सकते हैं NaOCl, आप ये ले सकते हैं, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों एजेंट होता है, लेकिन ये ब्लीचिंग एजेंट होता है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये ध्यान रखेंगे, कहीं लिखना पड़ेगा इसको। चलो, और यहां पे भी ब्लीचिंग एजेंट्स पहले लिख लो। जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका स्किन पे या जिन चीजों को भी हम रिड्यूस कर रहे हैं स्किन पे, इसकी वजह से तो नहीं करते, H2S एंड SO2, थायोसल्फेट भी आ जाता है एंड समटाइम्स थायोसल्फेट। लिख के घेर दे रहा हूं, आ जाइए, अच्छे से आप समझ लीजिए, समझना बेहद जरूरी है। हमने बोला कलर को ब्लीच करने के लिए दो तरीका, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग वाला परमानेंट ब्लीचिंग होगा, रिड्यूसिंग वाला टेम्पररी होगा, क्योंकि एयर दोबारा ऑक्सीडाइज करके कलर लाएगा। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते ना, अगर आपसे कोई बोलेगा नाइट्रिक ले लो, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलोगे पगला वगला हो का जी, जला दोगे नहीं ले सकते हो। कोई बोलेगा फ्लोरीन ले लो, नहीं ले सकते हो। आपको वो देखना पड़ेगा जो हार्मफुल नहीं हो, जो पॉइजनस नहीं हो। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग, जैसे ओजोन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन के लिए। आपने सुना होगा ऑक्सी ब्लीच, ओजोन ब्लीच, पार्लर में ये काफी कॉमन ब्लीचिंग एजेंट है ओजोन। तो ओजोन इस्तेमाल करते हैं खास करके स्किन के लिए। क्लोरीन का इफेक्ट स्किन पे नहीं होता है, मतलब क्लोरीन को हम लोग अप्लाई स्किन पे नहीं कर सकते हैं, तो क्लोरीन कपड़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सॉफ्ट नहीं, हार्ड फैब्रिक्स के लिए। सॉफ्ट फैब्रिक जैसे कॉटन या सिल्क के लिए वापस आपको ओजोन पे जाना पड़ेगा। आपके सिलेबस में पढ़ना होता ओजोन किस पे, स्किन या सिल्क या सॉफ्ट फैब्रिक्स। क्लोरीन मतलब रफ एंड टफ फैब्रिक्स, वो सब कह लें, उन सब चीजों के लिए। ब्लीचिंग पाउडर कपड़े के लिए, सामान्य जो कपड़ा पहनने वाले कपड़े होते हैं उसके लिए। NaOCl भी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ध्यान में रखें, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है ये, क्योंकि ये दोनों एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर की वजह से नहीं होता ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की वजह से होता है। अब H2S और SO2, जैसे पत्तों से, लीव्स से, पत्तों से, आटे से, फ्लोर से, पाउडर से, इन सब चीजों से कलर उतारना हो तो हम लोग उस समय में टेम्पररी ब्लीचिंग वाला H2S और SO2 इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। ये पेज नंबर हमारा है 16। तो SO2 पर बातें हो रही थी कि SO2 हमारा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, और वो किस कैरेक्टर के कारण, इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के कारण, ठीक है। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर के कारण कोई और एक ब्लीचिंग एजेंट आपसे पूछे तो आप SO2 के साथ में H2S का नाम गिना सकते हैं, और कभी कभी थायोसल्फेट भी, आगे डिस्कस हो जाएगा। चलो हम लोग बाहर अब यहां से निकालते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया SO2 पर, दूसरा स्ट्रक्चर आते हैं SO3, और तीसरा साथ में, 2 और 3 एक साथ। SO3 तो आप ऐसे बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी कहानी क्या है, ये S3O9 में कन्वर्ट कर जाता है। इसको हम अल्फा SO3 भी बोलते हैं, या साइक्लिक सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। आप IIT का क्वेश्चन देखेंगे, कई बार आया हुआ है 2005 के मेंस में, जिससे मैं IIT सब्जेक्टिव लेती थी मेंस में पहले, तो उसमें भी पूछा हुआ S3O9 में नंबर ऑफ SOS बॉन्ड्स। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, 3 सल्फर है आपके पास, आपने बना लिया, 9 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5
6, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, 7, 8 और 9। तो इसमें अगर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ SOS बॉन्ड्स तो क्या बोलोगे? SOS 3 ना, क्लियर है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर क्या है यहां पर? क्या है? 1 2 3 4 sp3 ना, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर क्या है? sp2। सही है। तो ये था हमारा SO2, SO3 और S3O9 का स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाता हूं लेके H2SO3। पहले 4 बना लो। आप इसको क्या बोलते हो सर? सल्फ्यूरिक एसिड। चले आ जाए स्ट्रक्चर पे, बहुत आसान, कुछ है नहीं। S, 2 हाइड्रोजन, बेसिसिटी 2, मतलब 2 OH लगेगा आपका, एक OH और दूसरा OH, 2 OH लगेगा 2 हाइड्रोजन की वजह से। अब 2 डबल बॉन्ड O लग जाएगा इसमें, sp3 हाइब्रिडेशन सल्फ्यूरिक एसिड। अब दूसरी तरफ ले लेते हैं H2SO3, इसको आप बोलते हो बेटा सल्फ्यूरस एसिड, बोलते हो सल्फ्यूरस एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। इस बार 2 OH है, बेसिसिटी 2 के कारण, सही है ना, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक यहां पे लोन पेयर, हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 sp3। ये एनहाइड्राइड है किस एसिड का? SO2 का ना, एनहाइड्राइड ऑफ SO2। और ये एनहाइड्राइड है किसका? SO3 का। अब इसके बाद की कहानी है, इसमें नेमिंग वगैरह है, रहने देता हूं, अगले पार्ट में मैं इसको बनाता हूं। नेमिंग्स पहले मैं आपको सिखा लूं कि कब आप पायरो बोलोगे किसी भी एसिड में, ऐसा नहीं कि सल्फर में, कहीं भी कब आप मेटा बोलोगे, कब आप अस बोलोगे, कब आप इक बोलोगे, कब आप हाइपो अस बोलोगे, कब आप पर इक बोलोगे। तो इस सेशन को यहीं पर हम लोग आज रहने देते हैं और अगला सेशन थोड़ा इफेक्टिव करेंगे। हमने अपना रास्ता हम लोगों ने ढूंढ लिया। उम्मीद है आप लोगों को आज समझ में आया होगा। पर्टिकुलरली एलोट्रॉप को हमने बहुत अच्छे से सिखाया है और एलोट्रॉप से क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, और ऑक्साइड्स वगैरह तो अब धीरे धीरे चीजें आएंगी। क्या क्लियर हो गया सभी लोगों का? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस और नो करके सी ऑफ करें, कुछ अच्छा सा मैसेज दे करके हम लोग एक दूसरे से विदा हो लें, बिछड़ लें। यस सर, सभी लोग रिस्पॉन्ड कर दें। गुड, क्लियर, थैंक यू मुकेश जी। सर आज नाइट वाली क्लास है कि नहीं? नहीं नहीं, वो कल है, सैटरडे। क्लियर सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए, क्लियर 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 सभी लोग। वेलकम मुकेश। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रदीप, मुकेश, निकिता, सभी लोग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और यूं ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।